प्रोग्राम बोल जमहूर के साथ मैं हूं खुर्रम गुलजार। आज हम बात करेंगे शहर में होने वाले एक हाई प्रोफाइल कत्ल के हवाले से, मीर रज़ा कत्ल केस, जिसमें रोज़ नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। आज हम इस प्रोग्राम का आगाज़ सबसे पहले करेंगे उस मुकाम से जो इस केस में सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रहा। वो ये गेस्ट हाउस है जिसको आप देख सकते हैं कि सील कर दिया गया है। इस जगह की CCTV फुटेजेस भी हासिल की गई। ताहम जो ज़राए बताते हैं कि मीर रज़ा जो है वो इस गेस्ट हाउस में दाखिल नहीं हुए। इस मुकाम पर वो पहुँचे ज़रूर थे, उनको ड्रॉप ज़रूर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस गेस्ट हाउस में वो दाखिल नहीं हुए। मेरे कैमरामैन थोड़ा आगे आएँ और दिखाएं कि एक तो ये सील लगी हुई है, ये मेन दरवाज़ा है, इसको सील किया गया है। साथ ही जो ये दूसरा डोर आप देख सकते हैं, ये ब्लैक डोर है, इसके ऊपर भी जो ताला लगा है उसको भी बाकायदा सील किया गया है। और यहाँ पर बाकायदा तौर पे पुलिस की नफरी पीछे मौजूद है, यहाँ पर उनको तैनात किया गया है। यहाँ पर ड्यूटी है 24 घंटे की, किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए, कोई भी हंगामी सूरत हाल के लिए इनको यहाँ सिक्योरिटी पर तैनात किया गया है। 2 से 4 यहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात हैं जो कि यहाँ पर वक्तन गश्त भी करते हैं और बाकायदा तौर पे यहाँ पिकेट भी लगाई गई है। मैं दिखाऊं आपको, ये वो रास्ता है जो कि यूनिवर्सिटी रोड को जाता है। मीर रज़ा यहाँ उतरने के बाद पैदल वॉक करते हुए यूनिवर्सिटी रोड के जानिब जाते हैं और उसके बाद लेफ़्ट वो टर्न करते हैं। मैं वो जगह भी आपको दिखाऊंगा। लेफ़्ट टर्न करने के बाद तकरीबन 500 मीटर का वो रास्ता है जो उस क्यारी तक जाता है, उस जगह तक जाता है जहां मीर रज़ा गए और फिर लापता हो गए। उस मुकाम पे चलते हैं, उस मुकाम के बारे में आपको डिटेल बताते हैं कि क्या है, किस तरह से उस जगह तक पहुँचे। मुख्तलिफ़ CCTV फुटेज भी आई। इस मुकाम की CCTV फुटेज भी आई कि वो जो एक शादी हॉल है, वहाँ उस CCTV फुटेज में देखा गया कि मीर रज़ा जब चलते हुए जा रहे थे तो उन्होंने अपनी पॉकेट से कोई चीज़ निकाल के फेंकी जो कि रोशनी कर रही थी, जिसके बारे में ये सामने आया कि वो मोबाइल फ़ोन था। ताहम हम चलते हैं आगे की जानिब और वो रास्ता और वो जगह भी आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में हम आपको उस ड्राइवर का भी वीडियो स्टेटमेंट सुनाएंगे जो कि जिसने आखिरी बार रज़ा को अपनी ऑनलाइन टैक्सी में बैठाया और गुलिस्तान जौहर तक वो लेकर आए। साथ ही जिब्रान नासिर ने क्या गुफ्तगू की है, अहले खाना अब क्या कहते दिखाई दे रहे हैं और उनका यही मुतालबा है कि कत्ल की वजह क्या थी, किस बेदर्दी से जो कत्ल किया गया, इसके पीछे क्या महर्रिकात हैं वो सामने लाए जाएं। अहले खाना ने जो टीम है उस पर इत्मीनान का इजहार किया है। उनका कहना ये है कि 5 रुकनी जो टीम है वो इस पर एतमाद करते हैं और उनको यकीन है कि ये टीम जो है वो किसी न किसी नतीजे पर ज़रूर पहुँचेगी। इसी तरह जो जुडिशल कमीशन बनाने की बात की गई थी तो अहले खाना की जानिब से ये कहा गया कि अभी उसकी ज़रूरत वो महसूस नहीं करते हैं। अगर वो समझेंगे कि कमीशन बनाना चाहिए तो उसके लिए ज़रूर दरख्वास्त दी जाएगी। अब जो है वो मज़ीद जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट्स हैं वो कुछ आना बाकी हैं। कुछ रिपोर्ट्स जो है वो आ चुकी हैं। DNA भी मैच कर चुका है कि वो जो यहाँ से मिलने वाली लाश थी, क्योंकि इब्तदाई तौर पे रज़ा की जो शनाख्त थी वो नाकाबिल शनाख्त थी, ना ही फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे और चेहरे से भी शनाख्त नहीं हो पा रही थी। तो अहले खाना ने बच्चे के नाखूनों से, बालों से और जो कपड़े रज़ा ने पहने हुए थे उससे उनकी शनाख्त हुई थी। ताहम अब जो हम ये देख रहे हैं कि 8 अगस्त को जो DNA लिया गया था वालदैन का और पोस्टमार्टम के दौरान जो DNA डेड बॉडी से हासिल किया गया था वो जो DNA है वो भी मैच कर गया है। तो ये चीज़ अब क्लियर हो चुकी है कि वो जो डेड बॉडी थी वो मकतूल रज़ा की ही है। अब तफ्तीश का जो दायरा है वो मज़ीद वसी कर दिया गया है। जो ये 5 रुकनी टीम है उसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, जो अपनी अपनी जो रिपोर्ट्स है वो DIG आमिर फ़ारूकी के साथ पास जो है वो जमा कराएंगे। बिल्कुल, शादी हॉल के पास से हासिल होने वाली CCTV फुटेज से लेफ़्ट टर्न करने के बाद ये रास्ता क्यारी की जानिब आता है और ये वो मुकाम है जहाँ से मीर रज़ा की लाश मिली थी। साथ ही मैं आपको बताऊं, यहाँ से हासिल होने वाला जो CCTV कैमरा है उसकी फुटेज भी सामने आई थी, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार को यहाँ 20 सेकंड के करीब जो है वो रुके हुए देखा गया और उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो गया। तो ये वो मुकाम है, मैं आपको दिखाऊं, कैमरामैन मेरे आपको ये दिखाएंगे सारा। ये अभी इस जगह को जो है वो क्राइम सीन को और कॉटन कर दिया गया है। यहाँ जो झाड़ियाँ थी उनको काटने के लिए, सफाई करने के लिए यहाँ पर आग भी लगाई गई थी ताकि यहाँ से मज़ीद शवाहिद इकट्ठे किए जा सकें और उसके बाद इस जगह को क्लियर किया गया है। जब खुसूसी टीम एक तश्कील दी गई उसके बाद हमने देखा कि SSP अली रज़ा जो हैं उनकी सरबराही में यहाँ पे जाए वक़्वा का मुआयना किया गया। यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए गए। मुख्तलिफ़ जो रूट्स हैं, यहाँ के जो रास्ते हैं उनकी अक्सबंदी भी की गई। एक ये रास्ता आता है, दूसरा रास्ता मेरे कैमरामैन के बैक साइड में हम ये रास्ता है जो कि इस क्यारी तक आता है। मीर रज़ा यहाँ कैसे पहुँचे,
किसने उन्हें कत्ल किया, ये तमाम जो तहकीकात है वो जारी है। अभी मैं बताऊँ आपको, जब यहाँ से लाश मिली किस तरह, क्योंकि 28 तारीख को तो रज़ा अपने घर से निकले, ऑनलाइन टैक्सी बुक की, ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का वीडियो स्टेटमेंट भी आपने जो है वो देखा कि वो किस तरह से उसने बताया कि वो यहाँ गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 तक वो लेकर आया और उसके बाद वो ड्रॉप करके यहाँ से रवाना हो गया। मीर रज़ा जब इस मुकाम पे जब डेड बॉडी मिली, वो डेड बॉडी मिली कैसे, इस बारे में जानते हैं। हमारे साथ यासिर यहाँ के मौजूद हैं, जो कि क्यारी वगैरह का यहाँ पे ख्याल रखते हैं और यहीं आपकी रिहाइश भी है। यासिर, अच्छा मुझे बताइएगा, सुबह 29 जुलाई की सुबह हुआ क्या था? सर मैं इधर पानी लगाने आया था, 11:30 का टाइम था, तो मेरे को इस जगह से डेड बॉडी नज़र आई है दूर से। फिर मैंने करीब जाके देखा उसको, तो उसके अलावा फिर मैंने अपने भाई को बुलाया है, फिर आए वो, उन्होंने आके 15 पे कॉल की है। उसके बाद फिर 10 मिनट में 15 वाले आ गए थे। उसके बाद फिर एदी वाले आ गए, फिर उन्होंने डेड बॉडी को उठाया और फिर मोबाइल पुलिस वगैरह आ गई थी उस दिन। अच्छा, यहाँ कुछ बता सकते हैं आप, आपकी रिहाइश भी यहीं है, तो रात में कोई ऐसी मोमेंट आपने देखी हो, कोई शोर हो, कोई गाड़ी की आवाज़, किसी के बातचीत करने की आवाज़ यहाँ से आ रही हो आपको रात में? नहीं, ऐसी आवाज़ नहीं आई कोई भी उस दिन, क्योंकि हम 11 बजे 11:30 बजे सो जाते हैं, हमें नहीं पता, क्योंकि हम अंदर सोते हैं, तो ऐसी आवाज़ नहीं है। तो शोर भी होता है रोड का, तो हमें आवाज़ नहीं आई उस रात। कितने अरसे से यहाँ पर आप रह रहे हो? तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल से यहाँ पर हैं, यानी कि बहुत छोटे होंगे जब से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ का जो जगह है, इसका थोड़ा सा जो वक़्वा है, ये बताओ, ये कौन सी जगह है, क्या है? ये पीछे मस्जिद है, इसके बराबर में क्या है, इसके इस तरफ देखें तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ये बताओ आप। ये गुलिस्तान जौहर है, ब्लॉक 1 है, और ऊपर मस्जिद है, यूनिवर्सिटी रोड लगता है सामने से, और इधर वो नसीर टावर है, बस यही है। नॉर्मली यहाँ पे लोगों का आना जाना है, चहलकदमी है लोगों की? जी चहलकदमी है, आते जाते हैं लोग, क्योंकि पहले ये रोड नहीं चलता था, तो अब ये आगे वो बनना शुरू हुआ है रोड, तो उसकी वजह से कटवट बंद हो गए थे, फिर ये पीछे वाला रास्ता पीछे वाला रास्ता लोग इस्तेमाल क्या समझते हो कि वो जब मीर रज़ा को यहाँ पे लाके मारा तो नहीं गया? क्योंकि यहाँ से इस बारे में हमें नहीं पता, हमने सिर्फ वो 29 जुलाई को डेड बॉडी देखी थी, वो पुलिस को इत्तला जी वो इत्तलात करती थी। अच्छा, यहाँ से ऊपर से आने का कोई रास्ता है? नहीं है, आपके सामने ही है, पहाड़ी है, बस यही पता है हमें, इसके अलावा जी यही आपने। अच्छा, मुख्तलिफ टीमें यहाँ पर आई हैं, बयानात आपके हो चुके हैं, सब ने आपसे तफ्तीश भी की है, तो क्या लगता है आपको कि मीर रज़ा को यहीं लाया गया था? कुछ ऐसी बात हमने देखा तो नहीं है, देखें हमने तो डायरेक्ट डेड बॉडी देखी है, तो उसी डेड बॉडी नहीं कह सकते। उसके अतराफ में कुछ पड़ा हुआ था, क्योंकि बड़ा उसकी हालत ख़राब थी जब आपने देखा था? वो हमारा कचरे वगैरह, हम ये गमले वमले होते हैं, कुछ घास वगैरह ऐसी चीज़ें पड़ी थी, कुछ इसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। यहाँ से सफाई कर दी गई है? जी सफाई किसने करी है? ये पुलिस ने करवाई थी उस दिन। ये वो ऐनी शाहिद हैं जिन्होंने सबसे पहले मीर रज़ा की जो है वो डेड बॉडी यहाँ देखी और उसके बाद अपने भाई को इत्तला करी। भाई ने यहाँ पर जब आके सारी मौके पे जगह देखी, उसके बाद 15 को इत्तला करने के बाद पुलिस को इस सारे वाक़े से आगाह किया गया। डेड बॉडी यहाँ से अस्पताल मुंतकिल की गई, जिसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम करने वाले जो एमएलओ थे ओसामा, उनकी जानिब से एक जो इब्तदाई एमएल रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें यह आया कि मकतूल को सामने से गोली लगी है। लेकिन साथ साथ डॉक्टर ओसामा ने एक काम इसमें ये किया कि जो शर्ट थी जो रज़ा पहने हुए थे, उस शर्ट को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया था, जिसकी रिपोर्ट भी कुछ ही दिन पहले सामने आई है और उसमें ये बात क्लियर हो गई है कि उसके ऊपर तेज़ाब के और किसी के पसीने के जो नमूने हैं वो मिले हैं, जिसके बारे में तहकीकात की जा रही है। साथ ही रज़ा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट को डॉक्टर सुमैया की जानिब से भी एक शक व शुबात का शिकार बताया गया कि इसमें कुछ शक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुकम्मल नहीं किया गया है। उसके बाद हमने देखा कि कब्र कुशाई हुई और 8 अगस्त की सुबह जो है वो कब्र कुशाई के बाद दोबारा पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें सब कुछ खुल के सामने आ गया कि मीर रज़ा को कमर से गोली लगी और सामने से निकली। उसके अलावा केमिकल एग्ज़ामिन की जो रिपोर्ट आई, तेज़ाब शर्ट पे मिला है। उसके अलावा सर पे चोटें हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, आँखों के नीचे चोटों के निशान मिले, नाक की हड्डी डैमेज थी, आगे के 4 दांत टूटे हुए थे और जो मुँह से लुआब के साथ कुछ ऐसे केमिकल जो कि ब्लैक थे वो मिले हैं। वो नमूने हासिल कर लिए गए हैं और उसको भी केमिकल एग्ज़ामिन के लिए भेज दिया गया है ताकि वो बात भी साबित हो कि आया कि क्या ऐसी चीज़ थी जो रज़ा के मुंह में थी, वो कौन सा केमिकल था। उसके साथ साथ मज़ीद जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, एडवोकेट जिब्रान की जानिब से बताया गया और उनके जो वालिद हैं उनकी जानिब से भी ये बात क्लियर की गई
कि बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 12 घंटे का ये दावा सामने आया एडवोकेट की जानिब से कि 12 घंटे तक जो है वो बदतरीन तशद्दुद किया गया, इंजेक्शंस लगाए गए, क्योंकि ब्लड में भी नशा आवर अद्वियात के नमूने जो है वो सामने आए हैं। इसी तरह बेदर्दी से कत्ल किया गया। कत्ल करने का क्या वजह थी, क्या ऐसी बात थी, क्या वजूहात हैं, ये सब जानने के लिए खुसूसी एक टीम तश्कील दी गई, क्योंकि इब्तदाई टीम पर अहल खाना को एतराज़ था और उसके बाद हमने देखा कि 5 रुकनी खुसूसी टीम तश्कील दी गई, जिसके सरबरा आमिर फ़ारूकी हैं, उसके जो सेक्रेटरी हैं वो अली रज़ा हैं, SSP अली रज़ा हैं, उसके बाद SSP इन्वेस्टिगेशन है कैस खान, उसके बाद हम देखें तो SSP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल हैं अनम तजम्मुल, उनको शामिल किया गया। और इस केस के जो IO बनाया गया है वो ज़मान टाउन के SIO चौधरी गज़नफ़र अली, जो इस केस के IO भी हैं और तफ्तीश भी करेंगे। और तमाम जो सुपरविज़न है वो आमिर फ़ारूकी, जो कि शहर में एक अच्छी शोहरत रखते हैं और DIG हैं क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन के, वो इस केस को उनके सुपरविज़न में इसकी तहकीकात की जा रही है। जो मोबाइल फ़ोन मिला है उसको भी अनलॉक करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही जो घड़ी थी रज़ा की उसको भी जो है वो हासिल कर लिया गया है। नई टीम के पास वो पहुंच चुकी हैं चीज़ें, DVR हासिल कर लिए गए हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज़ सामने आई अहल खाना की जानिब से कि जो DVR है और जो स्मार्ट वॉच है रज़ा की, वो अब तक जो है वो सील नहीं की गई थी, जिस पर NCCI की जानिब से कुछ एतराज़ात सामने आए हैं। अब वो चीज़ें किस तरह से इन्वेस्टिगेट होंगी, ये तमाम चीज़ें अब नई इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो सारी चीज़ें देख रही है। मौका का मुआयना भी हो चुका है, शवाहिद भी जमा का यहाँ से मज़ीद शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए हैं और मज़ीद तहकीकात भी की जा रही है। आज के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोलजमुन में लाहौर से मैं हूं आपकी मेज़बान अरीबा आफ्ताब। और इल्म सिर्फ किताब में महफूज अल्फाज का मजमूआ नहीं है, बल्कि ये शऊर, किरदार और मुस्तकबिल की जो है वो बुनियाद है। और कहा जाता है कि जिन कौम का किताबों से गहरा ताल्लुक़ होता है उस कौम का जो है मुस्तकबिल भी रोशन होता है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल ने नौजवान नस्ल को जो है वो किताबों से दूर कर रखा है। इसी रुझान को बदलने के लिए नेशनल बुक रीडिंग मूवमेंट का बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है, जिसका मकसद है तुलबा में दोबारा जो है शऊर पैदा करना और उन्हें जो है मुताले की तरफ राग़िब करना है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और जो है वो जानते हैं और माहिरीन तालीम से भी बात करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है और मुताले जो है वो हमारी ज़िंदगी पर किस तरह से मुस्बत असरात पैदा कर सकता है। क्या आपको भी पढ़ने का शौक़ है या नहीं, कुछ पढ़ते हैं आप? जी मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता रहता हूँ और किताबें पढ़ रखी है और आगे भी पढ़ूँगा। जब तक ज़िंदगी है तो किताब ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी बताइएगा फिर आज आप हमें क्या सुना रहे हैं, कुछ शेर व शायरी सुना दें। अभी तक क्या कुछ सीखा है, कुछ बता दें। नहीं सीखा तो है, शेर व शायरी से भी हमें थोड़ा सा, वो फराज का एक शेर है कि एक सुना है, उनको भी है शेर व शायरी से शगफ़। तो मैं गालिब के कुछ 2-3 शेर सुना दूँगा, वो पढ़ा दूँगा आप लोगों को कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, खुरे दुते हो जो अबराग जुस्तजू क्या है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। वाह क्या बात है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और मज़ीद तुलबा से करते हैं बात। बहुत सारी बुक्स हैं लेकिन किसी एक दो को शॉर्ट लिस्ट करना इट इज़ टू हार्ड फ्रॉम द ओशन। लेकिन ऐसे है कि जिस तरीके से मैं रिपब्लिक पॉलिसी की आज यहाँ लॉन्चिंग सेरेमनी थी, तो हमारी रिपब्लिक पॉलिसी एक थिंक टैंक है जिसके 14 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जिसमें सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, पॉपुलेशन, हेल्थ और ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इसी पर ही आज हमने एक रिफॉर्म पैकेज पेश किया है जो इट कंटेन 4 बुक्स बेसिकली, फिक्सिंग द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड द ब्यूरोक्रेटिक कूप, और द लास्ट वन इज़ फिक्सिंग द जुडिशरी।
और ये किताबें हम सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूवर्स को, रीडर्स को, कि वो दे मस्ट रीड द रिफॉर्म पैकेज विच वी हैव एट द रिपब्लिक पॉलिसी। तो ये किताबें रिपब्लिक पॉलिसी के थिंक टैंक के में मौजूद हैं और आल्दो एट हमारा जो फेमस बुक स्टोर्स हैं उन सब से आपको मिल सकते हैं। जी, आज हम सिर्फ नौजवानों से ही नहीं हमने बात की, बल्कि हम मासूम बच्चों से भी बात करेंगे और यही वो कौम के जो हैं वो रोशन सितारे हैं। जी बताइएगा, क्या अच्छा लगता है आपको, स्टडी करना या कार्टून्स देखना? मेरे लिए ऑनेस्टली दोनों हाफ हाफ हैं। अगर आपने सक्सेस होना है लाइफ में तो स्टडी आप करें, और लाइक अगर आप पहले स्टडी करें और फिर तब आपका पूरा सारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा, वो फिर आप थोड़े से कार्टून्स देख के सो जाएं, और फिर जो है फिर उठ के जो सारा टेस्ट है, टेस्ट के लिए तैयारी करें कि आपके फुल मार्क्स आए, आपके जो पेरेंट्स हैं वो खुश हो जाएं। जी, कहते हैं ना कि बच्चे भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, और जैसा कि बच्चे ने कहा कि कार्टून्स तो देखने चाहिए, लेकिन उसके बाद जो है वो स्टडी को भी प्रॉपर टाइम देना चाहिए। हमारे साथ आज एक और शख्सियत भी मौजूद है, तो आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं के ज़ुबानी। जी बताइएगा सर, अभी तक आपने कौन सी किताब लिखी है और मुताले की क्या अहमियत है आपकी नज़र में? देखिए, मेरी एक किताब है दरख्शंदा सितारे, और मैं 1000 ज़िंदा लोगों को पब्लिश करने का एम रखता हूँ ज़िंदगी में अपनी। तो 50 लोगों को पब्लिश कर लिया, अब सेकंड बुक पे काम कर रहा हूँ, और मुताला बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको पता है नौजवान नस्ल में एक इंतहा पसंदी की एक भरपूर लहर पाई जाती है ना, और थोड़ी सी बात के बाद आपको पता है लोग लड़ पड़ते हैं, बात थप्पड़ पे मुक्के पे पहुंच जाती है। तो किताबें बेसिकली इंसान के अंदर वो ठहराव पैदा करती हैं, वो खूबसूरती लाती हैं कि उनके अंदर वो जो इंतहा पसंदी है उसको कम किया जाए, और इंसान की जो शख्सियत निखारने में बुक्स का बहुत ज़रूरी रोल है। और ये जो नेशनल रीडिंग मूवमेंट का आगाज़ किया गया है, ये आप कह लें कि एक अच्छा पेशखैमा साबित होगी उस काम के लिए। अच्छा, ये भी बताइएगा कि वो तुलबा जिन्होंने स्कूल के बाद अभी तक किसी किताब को हाथ नहीं लगाया, वो कहाँ से, किस किताब से शुरू करें, मुताले का आगाज़ कहाँ से करें? देखिए, किसी ज़माने में उम्र यार और छोटी छोटी कहानियाँ जो आती थी वो लोग पढ़ते थे और उनकी रीडिंग हैबिट डेवलप हो गई। आज के दौर में फ़ास्ट फूड एज है, आप बच्चों से बर्गर, जिंगर, शवारमा, इस तरह की किसी भी चीज़ का नाम पूछें और उसमें मौजूद जितनी भी वैरायटीज़ हैं उनको पता होंगी, क्योंकि पेरेंट्स उनको लेके देते हैं। किताबें क्योंकि पेरेंट्स लेके नहीं देते तो इसलिए उनको नहीं पता होगा। तो उन्हें भी जो है वो किड्स की स्टोरीज से शुरू करना चाहिए, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता रीडिंग हैबिट जो है किसी ज़माने में आप कह लें कि बज़्म अदब का एक लेक्चर होता था ना, इसी तरह बुक रीडिंग का बाकायदा तौर पे सेगमेंट होना चाहिए स्कूल लेवल से, ताकि वो जब एक एज आ स्टूडेंट पहले फिर आके प्रोफेशन में जब आएगा तो कम अज़ कम उसे पता हो कि मैंने ज़िंदगी में क्या पढ़ना है, क्या करना है। तो ये वाली बुक्स लाजमी पढ़नी चाहिए, स्टोरीज़ पढ़नी चाहिए, और अच्छा कंटेंट देखेंगे बच्चे तो डेफिनेटली उनकी शख्सियत पे अच्छा और पॉजिटिव असर आएगा। जी ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और आइए मज़ीद करते हैं लोगों से बात। नेशनल बुक रीडिंग मूवमेंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बुक रीडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? बुक रीडिंग ना सिर्फ नॉलेज इन्हेंसमेंट का काम करती है बल्कि आपकी जो पर्सनैलिटी बिल्डिंग है वो भी इन्हेंस करती है। पर्सनैलिटी इन्हेंसमेंट में सबसे पहले बात आ जाती है कि आप एक सोसाइटी का पार्ट है, हम सोसाइटी में रहते हैं, तो उससे रेलिवेंट चीज़ें जो हैं वो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चले जाएं, या आप हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ थी, उसके बाद मैट्रिमोनियल सोसाइटीज़ डेवलप हुई, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये चीज़ें इन्हेंस हुई। तो इन चीज़ों की अगर आप प्रैक्टिकल जो है इनकी डेवलपमेंट कैसे हुई या ये चीज़ें कैसे ग्रो की, तो ये आपको बुक रीडिंग से पता चलता है। उन जो इराज़ के जो हिस्टोरियंस हैं या जो राइटर्स हैं उन्होंने इन चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड किया। और आजकल क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और काफ़ी रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, बट स्टिल जो बुक रीडिंग है उसको आप इनएविटेबल समझें अपनी पर्सनैलिटी ग्रोथ में और अपनी नॉलेज बिल्डिंग में। अहले कलम ही मुआशरे के हकीकी तर्जुमान होते हैं जो कि ना सिर्फ अपनी शायरी से दिल में घर करते हैं बल्कि फ़िक्री रहनुमाई भी करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है शायरा शहनाज नकवी साहिबा, तो उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, क्या कहना चाहेंगी आज की तकरीब के बारे में, और मुताले जो है वो तुलबा के लिए कितना ज़रूरी है और नौजवान नस्ल के लिए बल्कि हम सब के लिए?
अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये आज का जो ये हमारी तकरीब हुई है नेशनल बुक रीडिंग मूवमेंट, ये वक्त की अहम ज़रूरत है और किताब से रिश्ता जो है वो ज़िंदगी से रिश्ता है। जिस तरह ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है, ये ज़हनी आबियारी के लिए किताब ज़रूरी है। किताब के अंदर जो फ़िक्र है, जो सोच है, वो मुख्तलिफ है। वो हमें लॉजिक से इख्तलाफ राय को एडमिट करने से जिसे कहते हैं कि हमें ज़िंदगी देती है कि हम लॉजिक को समझें और अपनी मैं से निकलें और तू को भी अहम समझें कि दूसरे की राय हमें अहम लगे। तो किताब जो है ये घर से शुरू होता है, ये सिलसिला कि आप घर से किताब बीनी की शुरू करें। उसमें मुख्तलिफ एज जो बच्चे हैं उन्हें उनके इंटरेस्ट की बुक्स लेके दें ताकि उनके जो नज़रियात हैं वो अफकार वो डेवलप होते जाएं और उनकी एक शख्सियत सिर्फ खाने पीने की हद तक ना रहे बल्कि वो अपनी सोच और फ़िक्र से, अपने नज़रियात से दुनिया को माइल कर सके। ये लफ्ज़ जो हैं ये दिलों में उतरते हैं, ये दिमागों पर असर करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि किताब जो है इससे हमें रिश्ता जोड़ना चाहिए। चूँकि आप खुद भी शायरा हैं और अपनी तरह कोई खूबसूरत शेर हमें भी सुना दें। जी, कुछ इस तरह से मैंने गुजारी है ज़िंदगी, कुछ इस तरह से मैंने गुजारी है ज़िंदगी, मैं ज़िंदगी को देखती हूँ, ज़िंदगी मुझे। बहुत शुक्रिया। वाह, क्या बात है। और जैसा कि मुकर्ररीन जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका यही वो नतीजा उन्होंने आकस किया है कि बच्चों का जो पहला स्कूल होता है, पहला दर्स होता है, वो उनका घर ही होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और असातिज़ा से भी करते हैं बात। इसकी पहली मंजिल जो है वो तो हमारे तालीमी इदारे हैं। हमारे निसाब तालीम में किताब कल्चर के लिए कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। बच्चों को रट्टा लगवाया जाता है, गेट थ्रू गाइड और नोट्स के ज़रिए जो है वो इम्तिहान पास करने की तरफ तरगीब दी जाती है, सही इल्म हासिल करने की जानिब जो है तरगीब नहीं दी जाती। तो जो इसकी पहली सीढ़ी है वो तो ये है कि हमारे तालीमी अदारे जो हैं वो किताब कल्चर के फ़रोग़ के लिए काम करें। जिसके लिए मैंने कहा कि बदम अदब हो स्कूलों कॉलेजों में, लाइब्रेरियाँ आबाद हो। दूसरी बात यह है कि मुआशरती सतह पर हमें ये इस आदत को अपना लेना चाहिए कि हमने कम अज़ कम महीने में जहाँ और अखराजात करते हैं हमने 2 किताबें ख़रीदनी हैं और उन्हें पढ़नी। अच्छा, अगर किताब आप ख़रीदेंगे तो पढ़ेंगे भी, मुफ्त वाली किताब को पढ़ा भी नहीं जाता। और तीसरी चीज़ ये है कि जिस तरह हुकूमत के पास बहुत सारी तरगीबात होती हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, किताब की सनत जो है उसको फ़रोग़ देने के लिए, कागज़ के लिए, रोशनाई के लिए, बाकी चीज़, उसके लिए ख़ुसूसी हुकूमत जो है वो सहूलतों का ऐलान करे, टैक्सों में कमी करे ताकि किताबों की कीमतें कम हों और किताब लिखने वाले, किताब बेचने वाले, किताब शाया करने वाले जो हैं उनके लिए ख़ास हुकूमती जो है सरपरस्ती का एहतमाम हो। और चौथी बात ये कि हमारा कारपोरेट सेक्टर, जिनके अपने बजट में ये गुंजाइश होती है कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपने बजट का कुछ हिस्सा वो पाबंद हैं कानूनी तौर पर समाजी खिदमात के लिए, तो कारपोरेट सेक्टर को भी इस बात पर पाबंद किया जाए और आमादा किया जाए कि वो किताबों की फ़रोख्त के और ख़रीद के लिए और किताब कल्चर की जो है पर्दाख्त के लिए जो है हमारा कारपोरेट सेक्टर जो है वो भी आगे है। तो ये मिलजुल के फिर जो है ये एक काम बनेगा, वरना महज तकरीरें करने से और महज जो है सेमिनार करने से किताब भी नहीं जो है उसका कल्चर नहीं बढ़ेगा। एक अहम वजह मैं समझता हूँ कि हम अपनी नई नस्लों को किताब दोस्ती, किताब बीनी ट्रांसफ़र नहीं कर सके। ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली चीज़ थी। बदकिस्मती से हमारी कंसिड्रेशन तब्दील होती गई और उसके साथ जदीद टेक्नोलॉजी के आमद ने इस बहरान को गहरा कर दिया। जैसे हम स्क्रीन की बात करते हैं, हम डिवाइसेस की बात करते हैं, हम हर तरह के मीडिया की बात करते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि मुआशरे के इन सारे तबकों को, जो कि हमारी बुज़ुर्ग जनरेशन है और हमारी नौजवान नस्लें हैं जो बड़ी तेज़ी के साथ किताब से बज़ाहिर दूर हो रही हैं,
उनको करीब लाया जाए। और ये तकरीब जो आज की है ये आगाज़ है, ये एक ब्रिज बनेगी और इसके ज़रिए से हम कोशिश करेंगे कि माशरे के मुख्तलिफ़ तबक़ात इकट्ठे हों। और हमारा पैगाम यूनिवर्सल है, हम बुक ह्यूमनिस्ट हैं, हम चाहते हैं कि लोग किताब के ज़रिए से अमन का पैगाम उसका प्रचार करें और इसके ज़रिए से पूरे माशरे के तबकों के अंदर जुड़त पैदा हो, ताकि हमें नेशनलिज़म का जो मसला है जिसकी वजह से आज हम नौजवान नस्ल के अंदर मायूसी देखते हैं, अपने दानिश्वरों के अंदर हम मायूसी देखते हैं, तो इस मायूसी का सबसे बड़ा तोड़ ये है कि अपने इल्मी ज़हायर की तरफ रुजू किया जाए और ना ही मशरक़ को दुत्कारा जाए, ना ही मगरब को रद्द किया जाए, बल्कि दोनों के दरमियान एक पुल बना जाए। आज कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी जैसी जगह पर जितने दानिश्वर, सिविल सर्वेंट और आम तालिब इल्म शायकीन यहाँ पे सैकड़ों के तादाद में इकट्ठे हुए हैं, तो आपके मीडिया के ज़रिए ये पैगाम जाएगा कि ये हर फ़र्द का पैगाम है, किताब का पैगाम हर एक का है। और अगर ये फैलेगी तो अमन की खुशबू फैलेगी और मुआशरे में बढ़ती हुई बेचैनी में इंशाल्लाह कमी आएगी। जी, हमारे साथ मौजूद हैं चीफ लाइब्रेरी, उनसे भी जानते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप आज की तकरीब के बारे में? जी, ये जो नेशनल बुक रीडिंग मूवमेंट है, इससे हमारी जो कल्चर है बुक रीडिंग की जो प्रमोशन होगी, इससे यूथ में रीडिंग कल्चर आम होगा और मुहब्बतें बढ़ेंगी, लाइब्रेरियाँ बढ़ी हुई हैं और बढ़ेंगी, और जो फ्रस्ट्रेशन है यूथ में जेन ज़ी में वो कम होगी और जो स्क्रीन टाइम है वो कम होगा, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में ही कह दिया था जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाज़िल किया और उसमें पहली आयत ही थी इकरा पढ़, और जो लोग पढ़ेंगे वो सीखेंगे और उनका नाम रोशन होगा, जो नहीं पढ़ेंगे उनको इल्म नहीं मिलेगा और वो पीछे रह जाएंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसलिए हमें कल्चर आम करना चाहिए, बुक रीडिंग कल्चर। हम अपने बच्चों को जो हम बर्थडे पे गिफ्ट देते हैं, हमें किताब की सूरत में गिफ्ट देना चाहिए, हमें पार्क्स में लाइब्रेरियाँ बनानी चाहिए, हमें जो सोसाइटीज़ हैं उनमें एक लाइब्रेरी बनानी चाहिए, और बाई लाज जो हैं सोसाइटी को उस वक्त अप्रूव किया जाए जब वो उनकी सोसाइटी में पब्लिक लाइब्रेरी बने। तो पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा अहसन इक़दाम है, पूरी लाइब्रेरियों में वो बुक कल्चर काम कर रहे हैं और बजट पर फराहम कर रहे हैं, और लाइब्रेरी में कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में इस टाइम डेली तकरीबन 100 मेंबर्स लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं पूरे पाकिस्तान से। तो हम चाहेंगे कि इस कल्चर को आम किया जाए, घरों में बच्चों को बुक्स दी जाएं, जैसे माएँ, नानियाँ, दादियाँ वो स्टोरी सुनाती थी, इसी तरह हमें किताबों में से पढ़ के बच्चों को स्टोरी सुनानी चाहिए और बुक्स देनी चाहिए, इससे रीडिंग कल्चर आम होगा। बहुत शुक्रिया। जी, इल्म जो है वो ख़रीदा नहीं जाता, हासिल किया जाता है, और इंसान की बेहतरीन दोस्त है वो किताब ही है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। जी, प्रोग्राम के इख्तिताम में हमारे साथ मेहमान ख़ुसूसी बुक राइटर मोहम्मद तारिक महमूद ऐवान साहब मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा सर, कौन कौन सी किताबें आपने लिखी हैं और आज की तकरीब के हवाले से क्या कहेंगे, और मुताले जो है वो तुलबा के लिए और नौजवान नस्ल के लिए कितना ज़रूरी है? जी, ये पहले मैं अपनी बुक्स के बारे में बात करता हूँ। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सिस्टम को रिफ़ॉर्म करने की बात हो रही है, तो उसी तनाजुर में मैंने 4 बुक्स लिखी हैं रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक के प्लेटफॉर्म से। आज जो गवर्नर सीरियस रिफॉर्म्स की हमारी बुक्स थी, उनकी लॉन्चिंग सेरेमनी थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में क्योंकि गवर्नर सिस्टम के रिफ़ॉर्म होने की बात हो रही है, तो रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक के प्लेटफॉर्म से ये हमारी बुक्स जो हैं ये शाया हुई हैं। गवर्नमेंट की बुनियादी जो 3 ऑर्गन्स हैं मुकन्ना, जिसमें है अदलिया है, इंतज़ामिया है, उनके ऊपर एक्सक्लूसिव बुक्स लिखी गई हैं। और क्योंकि इंतज़ामिया में ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, जिसे हम इम्प्लीमेंटिंग ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेटिक एग्जेक्टिव या इम्प्लीमेंटिंग एग्जेक्टिव कहते हैं, उसके ऊपर भी बुक लिखी है, क्योंकि जो रिफॉर्म्स हैं वो आइसोलेशन में नहीं हो सकती। बुनियादी जो थीम है इन बुक्स का वो ये है कि जो मौजूदा पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम है, जो एक कॉलोनियल लेगेसी है, उसको पब्लिक इंटरेस्ट में और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी में एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम के तहत लाया जाए। जो बुक का थीम है वो आर्टिकल 2A और आर्टिकल 1 से इंस्पायर है। आर्टिकल
आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान शैल बी अ फेडरल रिपब्लिक। तो जो फेडरलिज़म है और जो रिपब्लिकनिज़म है वो बुनियादी तौर पे फाउंडेशन है हमारे काम की। उसके अलावा कि सॉवरेनिटी जो है वो एक डेलीगेटेड ट्रस्ट है अवाम के पास, एंड दैट विल बी यूज्ड एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स। तो हमारा जो बुनियादी है कि एजेंट ऑफ चेंज जो है वो पॉलिटिशियन है दैट रिप्रेजेंट्स द पीपल। हाँ जी बिल्कुल, किताबें सिर्फ सफ़हात का मजमूआ नहीं है, बल्कि ये नौजवान नस्ल को हमें जो है बाइख्तियार और बासलाहियत बनाता है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी, हमारी कौम भी जो है वो तरक्की करे, तो हमें चाहिए कि हम भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है वो मुतालिक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अब तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।